नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। आज का एजेंडा लेकर हम हाजिर हैं। तो आज के एजेंडे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम अगले आधे घंटे में आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एजेंडे की और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नागालैंड और मेघालय में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज। नागालैंड में नेफ्यू रियो और मेघालय में कॉनराड संगमा के हाथ में फिर होगी कमान। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता समारोह में होंगे शामिल। हैदराबाद में T20 फाइनेंस ट्रैक की बैठक का आज दूसरा दिन। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी पर सदस्य देशों का है फोकस। दिवस पर आज देश भर में सरकार की ओर से कई आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आम लोगों से जुड़ी परियोजना जन जन को दे रही है लाभ। इस बार की थीम है जन औषधि, सस्ती भी अच्छी भी। और आइए अब आज के एजेंडे की शुरुआत करते हैं। मेघालय और नागालैंड में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मेघालय में एनपीपी का नेतृत्व कर रहे नेता कॉनराड संगमा के हाथ में इस बार भी राज्य की कमान होगी। आज संगमा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं नागालैंड में एनडीपीपी के नेफ्यू रियो फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नागालैंड में एनडीपीपी और भाजपा गठबंधन ने सत्ता में दोबारा वापसी की है। दोनों राज्यों के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद होंगे। शिलोंग राजभवन परिसर में विशाल स्टेज और लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 3 पंडाल बनाए गए हैं। इस बार कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री शामिल होंगे, जिनके एनपीपी से 8 और यूडीपी से 2, भाजपा से 1 और एचएसडीपी से 1 मंत्री रहेंगे। इस बार गारो खासी और जयंतिया हिल को संतुलित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास भी किया गया है। और आपको बता दें कि शिलोंग से हमारे साथ हमारी सहयोगी रमा त्यागी और कोहिमा से धीरज सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले रमा, आप ही के पास आऊंगा क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में लोगों की आशाएं बहुत हैं नई सरकार के इस गठन को लेकर। लोगों ने जो उम्मीद जताई है उस पर सरकार कहीं ना कहीं खरी उतरी है, इसीलिए दोबारा ये मौका दिया जा रहा है। और ऐसे में साफ तौर पर अगर हम बात करें तो आज क्या तैयारियां इस गठन को लेकर देखने को मिलेंगी और कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो आज कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? देखिए गौरव, इसे एक तरह से ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह कहा जा सकता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। तो अपने आप में कह सकते हैं कि एक काफी बड़ा इवेंट है। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, इसे लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें तो हैं ही। जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। और बैठने की व्यवस्था, क्योंकि ये ओपन में है, तो यहाँ पर 3 पंडाल बनाए गए हैं जिससे कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो आराम से बैठ सके, आराम से इस समारोह को देख सके। अगर मैं कहूँ अपने कैमरा पर्सन को वो पैन करके अगर आपको दिखा पाए कि किस तरह से यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो किया गया है। और आप ये भी देख सकते हैं कि 11 बजे प्रधानमंत्री के आने की बात है, लेकिन अभी से जो है काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और अगर कैबिनेट की बात अगर हम करते हैं तो 12 की कैबिनेट है और अपने आप में इसे एक स्ट्रॉन्ग कैबिनेट कहा जा सकता है इस बार, क्योंकि इस बार सरकार, हालांकि कोई भी एक दल अपने आप से सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाया है, लेकिन एनपीपी को जिस तरह से बढ़त मिली है और जिस तरह से 45 एमएलए का सपोर्ट इस बार इस सरकार को है, तो अपने आप में काफी मजबूत सरकार इसे कहा जा सकता है। और इसके अलावा पहले जो यहाँ पर, क्योंकि 3 तरह के इलाके हैं, खासी हिल्स, गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स, और उसमें प्रतिनिधित्व को लेकर बीच में काफी बात उठी थी कि खासी हिल को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। गारो हिल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से हमेशा क्योंकि मुख्यमंत्री आते हैं तो इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
है और लोगों को ये था कि जो मुख्यमंत्री को लेकर भी बात थी कि किस तरह से किस इलाके को प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो इस बार जो गारो हिल्स है वहां पर मुख्यमंत्री के साथ 4 मंत्रियों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है और जो खासी हिल्स है वहां से 5 जो मंत्री हैं वो शामिल हो रहे हैं, उसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है और डिप्टी सीएम वहां से होंगे और उसके साथ ही जयंतिया से 3 मंत्री जो हैं इस कैबिनेट में शामिल होंगे। तो एक संतुलित विकास के लिए जो ये पूरे एरियाज में 3 एरियाज में ये जो रीजन बटा हुआ है उनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी दिया गया है, संतुलन भी कायम करने की कोशिश की गई है। एक महिला चेहरा भी इस कैबिनेट में शामिल है। तो अपने आप से एक कई तरह के प्रयोग जो है इस कैबिनेट में किए गए हैं, कई तरह के प्रयास इस कैबिनेट में किए गए हैं और प्राथमिकता जो है वही है कि किस तरह से यहाँ पर विकास हो। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद मेन स्ट्रीम में आया है, इससे जो लोगों की उम्मीदें हैं वो बढ़ी हैं। पहले कनेक्टिविटी यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन अभी जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक भी कनेक्टिविटी पहुंच रही है और चाहे वो बात सड़कों की हो, चाहे वो बात डिजिटल कनेक्टिविटी की हो, तो तमाम प्रयास यहाँ पर किए गए हैं और जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नहीं पहुंचा जा रहा है वहाँ जो है पहचान की जा रही है, वहां पर जाया जा रहा है। इसके अलावा पानी की एक बड़ी समस्या थी, तो हर घर नल हर घर जल ये परियोजना है, ये यहाँ पर काफी सक्सेसफुल हुई है और इसे भी आगे ले जाया जा रहा है। इसके अलावा जो युवा है, नॉर्थ ईस्ट के युवा आज आपको देश के हर हिस्से में दिखेंगे, तो उन्हें जो प्रतिनिधित्व मिला है आगे आने का और विविध तरह के जो आमदनी के जरिए हैं उनसे जुड़ने का, वो यहाँ पर जो उम्मीदों का एक बहुत बड़ा कारण है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का अगर नॉर्थ ईस्ट में कहें तो 50 से ज्यादा बार उनके दौरे हो चुके हैं, तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में, केंद्र की प्राथमिकता में नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ का विकास है और यहाँ पर जो ये जो विकास की दौड़ से पहले पीछे रह गया था, जो मुश्किलें आती थी, उन मुश्किलों को किस तरह से दूर किया जाए, इसके लिए जो प्रतिनिधित्व, चाहे प्रतिनिधित्व की पहचान हो, चाहे जो विभिन्न जरिए हैं उनकी पहचान हो, जो किया जा रहा है और जो केंद्र की योजनाएं यहाँ पर जमीन पर उतारी गई हैं, उसको लेकर काफी यहाँ पर उत्साह भी है, उम्मीदें भी हैं। बिल्कुल रमा, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार नागालैंड का भी रुख कर लेते हैं। धीरज हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आपसे पहले भी बात हो रही थी और ऐसे में धीरज, क्योंकि जब हम बात करते हैं नई सरकार के गठन की, तो तमाम लोगों के अंदर आशाएं होती हैं कि अब नई सरकार एक बार फिर से जब वापस आ रही है तो कहीं ना कहीं जो विकास की जो सौगात है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि हमने देखा भी है कि मुख्यधारा से जोड़ा गया है, कनेक्टिविटी के लिहाज से जैसा कि रमा भी बता रही थी काफी महत्वपूर्ण रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी दुरुस्त किया गया है। आने वाले अब जो 5 साल होंगे, क्या समस्याएं और क्या चुनौतियां सरकार के सामने आपको नजर आ रही हैं जो अभी भी करना बाकी है? बिल्कुल आपने सही कहा गौरव। जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो देश के जो बाकी हिस्से थे उससे कटा हुआ इलाका माना जाता था, क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी। और जब पूर्वोत्तर की बात की शुरुआत हुई, पूर्वोत्तर के विकास की शुरुआत हुई साल 2014 के बाद, पीएम ने जैसे घोषणा की कि कैसे पूर्वोत्तर राज्य को विकसित राज्य बनाया जाए और कैसे उनको मुख्य धारा के राज्यों में शामिल किया जाए, उसके लिए तमाम प्रयास तेज हुए। और जैसा कि अभी रमा जी ने बताया था कि कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए पूर्वोत्तर के राज्यों में, तो सबसे पहला जो काम हुआ है, साल 2014 तक पूर्वोत्तर, अगर हम भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में मात्र 9 एयरपोर्ट हुआ करते थे और आज 16 एयरपोर्ट हैं। तो एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाई गई है ताकि जो शेष जो भारत के भी लोग हैं या यहाँ के जो लोग हैं वो कनेक्टिविटी के लिए अन्य राज्यों में, अन्य स्थलों तक जा सके। कनेक्टिविटी, राष्ट्रीय राजमार्ग को बढ़ाया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाया गया ताकि जो सुविधाएं हैं वो राजमार्ग के जरिए उसकी वहां तक पहुंचे। और जैसा कि अभी घोषणा हुई है कि नागालैंड में भी जो रेलवे लाइन बिछाने की बात की जा रही है, त्रिपुरा तक रेलवे लाइन है, अरुणाचल प्रदेश तक रेलवे लाइन बिछ चुका है। पहले ये सुविधाएं जो मुख्य जो राज्य जो असम है, असम के गुवाहाटी तक हुआ करती थी, अब असम के गुवाहाटी से उसको बढ़ाकर अरुणाचल प्रदेश तक लाया गया है। और अब ऐसी घोषणा हुई है कि नागालैंड में भी रेलवे लाइन का जो है वो विस्तार किया जाएगा। और जब यहाँ रेलवे लाइन का विस्तार होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, यहाँ के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में सुविधा मिलेगी।
कि रोजगार के अवसर उनको एक जगह से दूसरे स्तर पर जाने के मिलेंगे। और जहां तक विकास की बात है तो पूर्वोत्तर का जो विकास है वो प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में हमेशा से रहा है। जो पूर्वोत्तर का जो राज्य है वो कैसे गेटवे ऑफ साउथ एशिया बने, साउथ एशिया का द्वार कैसे बने, इसके लिए बहुत सारी जो योजनाएं यहाँ लाई गई और बहुत सारे जो बजट बनाए गए ताकि जो पश्चिम जो साउथ एशिया के जो लोग हैं वो इस तरफ मुड़े, इस तरफ वो अपना रोजगार बढ़ाएं और इस यहाँ के लोग भी दूसरी जगह जा पाए। दूसरी चीज है कि जो सबसे अहम बात है कि नेबरहुड के साथ कैसे रिश्ते मजबूत हो, इसके लिए भी बहुत मजबूत जो व्यवस्था है वहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के लिए की गई है। और फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी भी लाई गई और उस पॉलिसी के जरिए इस बात पे जोर दिया गया कि जो पूर्वोत्तर भारत जो है वो उसके रिश्ते जो हैं उनके पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से कैसे बेहतर हो, तो इसके लिए भी प्रोजेक्ट लाए गए और उसकी भी तैयारी की गई। फिर जो पहाड़ी का ये इलाका है पूर्वोत्तर भारत में, यहाँ पानी की असुविधाएं काफ़ी होती थी क्योंकि एक जगह से दूसरे स्थान पर यहाँ जाना मुश्किल होता है। तो यहाँ घर घर जो पानी की सुविधाएं पहुँचाने के लिए नल जल योजना से पानी पहुँचाया गया, महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए, 55,000 जो आवास योजना के जरिए अभी घोषणा हुई है कि और यहाँ के लोगों को 55,000 आवास जो बच गए हैं, जिनके पास आवास योजना नहीं पहुँची है, उनके लिए आवास योजना की सुविधा हुई। किसान सम्मान निधि की बात हुई तो 500 करोड़, जैसे कि पीएम ने ही अपनी चुनावी रैली में कहा था कि यहाँ के लोगों को 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं किसान निधि के लिए, किसान सम्मान निधि के लिए। महिलाओं का जो आत्मनिर्भर कैसे महिलाएं बनेगी, उनके लिए स्वावलंबन योजना पूरे पूर्वोत्तर भारत में चलाई गई है और उस स्वावलंबन योजना के जरिए महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है। धीरज, यही सब बातें हैं जिससे दोबारा से अब एक बार फिर से जनता का विश्वास जो पार्टियां हैं उन्होंने जीता है और ऐसे में आने वाले समय के लिए, क्योंकि एक नए आयाम यहां से स्थापित होते नजर आएंगे, एक नई परिभाषा लिखी जाएगी विकास की और ये जो विकास की परिभाषा होगी वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कल्याण करती हुई जन जन का नजर भी आएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धीरज आपका भी, रमा आपका भी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। लेकिन आप नजर बनाकर रखिए, जब वहां पर यह शपथ ग्रहण का समारोह शुरू होगा तब हम पल पल की अपडेट भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएम स्पॉट पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों को सस्ती, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना के मद्देनजर हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस बार भी 5वां जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। सरकार आज जन औषधि दिवस मना रही है और वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की रही है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जन औषधि केंद्र कार्यरत है। ये परियोजना जन जन की है और जन जन को लाभ दे रही है। देश के 12 लाख से अधिक नागरिक रोजाना इन केंद्रों से दवाई खरीद रहे हैं। यहाँ मिलने वाली दवाइयाँ बाजार दाम से 50% से 90% सस्ती हैं। इससे देशवासियों का 20,000 करोड़ से अधिक रुपया बचा है। ये परियोजना देश के गरीब व मध्यम वर्ग के लिए संजीवनी बनकर उभरी है। देश में आज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का 5वां दिवस मनाया जा रहा है। इस परियोजना ने भारत के आम जनमानस के जीवन पर सीधा सकारात्मक प्रभाव डाला है। एक मृत योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुनः जीवित कर देशवासियों की सेवा में समर्पित किया है। और संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र का रुख करते हैं। नितेंद्र, गुड मॉर्निंग। और इसी के साथ क्योंकि दवाइयों को लेकर जब बात होती है, स्वास्थ्य को लेकर बात होती है,
कल्याण को लेकर जब बात होती है तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई। हम जब जन औषधि योजना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को लाभ तो हुआ है। ऐसे में आज की अगर हम बात करें, किस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं, क्या तैयारियां इसको लेकर नजर आ रही हैं और कितनी उत्साह के साथ आज इसे इस पर्व के रूप में मनाया जा रहा है? देखिए गौरव, आज 5वां जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है और बीते एक हफ्ते में कई जन जागरण के लिए, जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 2 स्पेशल ट्रेन चलाया गया जो दिल्ली से छत्तीसगढ़ और पुणे से दानापुर की तरफ जो ट्रेन जाती है उसमें रैप्ट किया गया था, जिसमें जन औषधि के बारे में काफी कुछ जानकारी लिखी गई थी ताकि लोग अवेयर हो, जागरूक हो कि कितनी सस्ती यहाँ पर दवाइयां मिलती है। जहां तक आज की बात है, करीब पूरे देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, करीब 20 से 25 केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगह पे जन औषधि केंद्र जाएंगे, वहां लोगों को बताएंगे कि इसके क्या फायदे हैं और कितनी सस्ती यहाँ पर और क्वालिटी वाली दवाइयां मिलती है। प्रधानमंत्री 2014 के बाद जन औषधि पे प्रधानमंत्री का काफी फोकस रहा। अगर 2014 से के पहले की बात करें तो सिर्फ 85 जन औषधि केंद्र पूरे देश भर में थे और आज हम देख रहे हैं कि 9000 से ज्यादा देश भर में केंद्र हैं जन औषधि के और इस साल के आखिर तक इस 10,000 के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। यहाँ पर अगर हम देखें जन औषधि केंद्रों में हर दिन 12 लाख लोग जाते हैं और बीते 8 साल की अगर आंकड़ों की बात करें तो 20,000 करोड़ रुपया बचा है लोगों का, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बीमारी के बाद इलाज में दवाइयों पर सबसे ज्यादा खर्च होता है और जो पेटेंट वाली जो ब्रांडेड दवाइयां होती है वो काफी महंगी होती है, लेकिन जन औषधि केंद्र पर 50 से 90% दवाइयां सस्ती मिलती है, 1800 तरह की दवाइयां मिलती है, करीब 250 तरह के सर्जिकल उपकरण मिलते हैं। और अगर आप देखें कि अगर कोई ब्रांडेड दवा 100 रुपए का है तो जन औषधि आपको 8 से 10 रुपए में मिलेगा, तो सोचिए कि कितनी सस्ती दवाइयां मिलती है। और बिल्कुल नितेंद्र, यही कहा भी जा रहा है कि 50% से लेकर 90% तक का एक अच्छा खासा डिस्काउंट लोगों को मिल जाता है और जो गरीब तबका है जिसकी बात हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे हैं उस करते रहे हैं और उस तबके की जब हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से सजग सरकार नजर आई है और इसीलिए उन तक ये लाभ पहुंच सके हैं वो दी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए दवाइयां अगर सस्ती मिलती है और आपके जो बोझ है, पॉकेट पे जो बर्डन है उसको कम करता है और प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति दवाओं से वंचित न रहे, कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। तो ये इस सोच के साथ जन औषधि केंद्र को आगे बढ़ाया जा रहा है और बात गरीब की नहीं है, कोई भी व्यक्ति चाहे जो डायबिटीज का मरीज हो उसको पूरी जीवन तक लाइफ लॉन्ग उसको दवा लेना पड़ता है और डायबिटीज की दवा बहुत सस्ती वहां मिलती है। हार्ट की बात हो या फिर बाकी जो दूसरी बीमारियां जो इसमें ब्लड प्रेशर हो, इन तमाम चीजों की दवाइयां लंबे अरसे तक लोग खाते हैं तो वो अगर बहुत सस्ती दर पे 2 रुपए 4 रुपए में मिलता है। पैरासीटामोल है बहुत 1 रुपया 2 रुपया में वहां पे मिलता है एक स्ट्रिप, तो आप सोचिए कितनी सस्ती दवा है और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि जितनी भी खरीदारी होती है जन औषधि केंद्रों पर बिल्कुल नितेंद्र, साफ तौर पर क्योंकि फार्मास्यूटिकल जो क्षेत्र है हमने देखा है कि भारत सिर्फ अपने ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी दवाइयां सप्लाई करता है, लेकिन अपने हित की अगर हम बात करें तो 50 से लेकर 90% तक का भारी डिस्काउंट जो है वो लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं एक आनंद लेकर आता है, क्योंकि लोग जिस तरह से दवाइयों का जो सेवन करते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें स्वास्थ्य को और ज्यादा बेहतर और स्वास्थ्य के ढांचे को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए लगातार केंद्र सरकार ये कवायदे कर रही है। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। हैदराबाद में G20 फाइनेंस ट्रैक की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक के पहले दिन वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी पर जोर रहा, साथ ही वैश्विक आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने में GPFI की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। भारत का जोर डिजिटल तकनीक को सर्वसुलभ और सबकी पहुंच में बनाए जाने पर। ग्लोबल फिनडेक्स 2021 और IFC MSME रिपोर्ट के मुताबिक 24% वयस्क यानी दुनिया के तकरीबन 140 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं, जिसमें से 54% लोग 7 विकासशील देशों में ही हैं। विकासशील देशों के 50% वयस्क जिन्होंने ऋण लिया है उनमें से आधे से भी कम ने औपचारिक वित्तीय व्यवस्थाओं से ऋण प्राप्त किया है। वहीं विकासशील देशों में करीब 131 मिलियन या MSME के करीब 41% लोगों की वित्तीय जरूरतें पूरी नहीं हुई। यानी अगर वित्तीय खाई को देखें तो ये 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। MSME सेक्टर में वित्तीय खाई को पाटने पर भी विचार विमर्श हुआ।
और हैदराबाद से हमारे सहयोगी अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय का रुख करते हैं। अजय, आपसे पहले भी बात हो रही थी और जब हम वर्ल्ड बैंक को लेकर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक समन्वय बैठाने की कोशिश की जा रही है। उन देशों के हालातों पर अगर हम नजर डालें जो इकोनॉमिकल ग्रोथ में अभी थोड़े पीछे रह गए हैं, वहां पर इस योजना से और इस तरह की जो बातें हैं, ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, वर्ल्ड बैंक की भूमिका कितनी यहां पर संदिग्ध नजर आती है और किस तरह से आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरह का वहां से जो एक बल प्रदान करने की कोशिश की जा रही है वो वर्ल्ड बैंक करता हुआ नजर आएगा? देखिए, वर्ल्ड बैंक इसमें कोई खास बात नहीं है। ये G20 की हम बात कर रहे हैं। G20 के फोरम पर जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन जिनकी बैठक का आज दूसरा दिन है, उसमें जो फोकस है आज वो डिजिटल लिटरेसी पर है। आपने जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया MSME फाइनेंस, जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं भारत में भी और विकासशील देशों में भी, उस पर फोकस है। और वर्ल्ड बैंक और IMF जो डेटा हार्मोनाइजेशन पर अपनी प्रस्तुति देंगी, तीसरा सेशन उस पर केंद्रित है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वित्तीय समावेशन बहुत ही आवश्यक है। पूरी दुनिया में जो ग्लोबल ग्रोथ इस वक्त मंदी की चपेट में नजर आ रही है, कोरोना और रूस और यूक्रेन की संकट के बीच में, तो कैसे उसको तकनीक के माध्यम से जो विकासशील देश हैं, कम विकसित देश हैं, जहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, जहां लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, जहां लोगों को लोन नहीं मिलता है, उन तक हम कैसे पहुंचाएं और भारत क्या उन देशों को या फिर जो दूसरे देश हैं उनको कुछ समाधान दे सकता है क्या? अलग अलग मॉडल्स पर चर्चा हो रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ से फाइनेंशियल इंक्लूजन एक एक्शन प्लान निकलेगा 2023 का, जिसमें G20 के डिक्लेरेशन में उसको शायद स्थान मिल सकता है। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ आज के एजेंडे में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।